Hi friends, welcome to my YouTube channel टीचिंग फैसिलिटेटर। आज की इस क्लास में एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप साइकोलॉजी की मीनिंग, डेफिनेशन और ब्रांचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए अप्लाइड साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी एक अप्लाइड साइकोलॉजी है जो साइकोलॉजी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, मेथड्स और थियरीज को एजुकेशन के अंदर इंप्लीमेंट करती है। तो उसका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए कौन क्या क्या बोले, उसके मीनिंग्स क्या है, आज की वीडियो में देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे है बैकग्राउंड एंड मीनिंग ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज सोशल एक्टिविटी दैट कैन ट्राई टू चेंज ए बिहेवियर। यहाँ पे देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या काम करती है कर बोलेगा तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक इंसान के अंदर के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करती है। फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी, फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी या तो सोशल नीड जो भी हैं उसको फुलफिल करने का जो क्रेडिट जाता है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी को जाता है। ठीक है। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज साइंस ऑफ बिहेवियर्स दैट बी ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड। समझ में आ रहा है? हाँ, एजुकेशनल साइकोलॉजी किसको कहते हैं बोलेगा तो बिहेवियर्स के साइंस को, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं। तो इसी चीज को ऊपर पढ़े में एजुकेशनल साइकोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं है। साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में इतनी ही चीज, साइकोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट को एजुकेशन में इंप्लीमेंट करना, यही एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजी ट्राई टू शेप द बिहेवियर ऑफ यंग चिल्ड्रन। देखो फिर यहाँ पर यंग चिल्ड्रन, तो यंग चिल्ड्रन के अंदर क्या है, उनके बिहेवियर को एक शेप देने का काम एजुकेशनल साइकोलॉजी करती है। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग एंड लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसके बारे में स्टडी कराते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग और लर्निंग को सिखाती है। किस तरह से टीचिंग करना, किस तरह से लर्निंग होती है, ये सब चीजें एजुकेशनल साइकोलॉजी में होती है। अब देखो, हम कौन सा भी एक लेसन पढ़ाते हैं तो उसको पढ़ाने का मेथड अलग रहते हैं, उसको लिखने का मेथड अलग रहते हैं, उसके एग्जाम्पल्स देने का मेथड अलग रहते हैं, सीखने वाला अलग सीखते हैं, उसको किस तरह से इवैल्यूएशन करना, ये सब चीजें एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। तो इसीलिए एजुकेशनल साइकोलॉजी इज ए अप्लाइड ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है। ठीक है। ई एल थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट देखो, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एज ओल्ड एजुकेशन इटसेल्फ। एजुकेशन कितना पुराना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी उतनी पुरानी है, अगर को बोल रहे हैं। ये भी बात नॉर्मल सी बात है, इस चीज को हम समझ भी सकता। टीचर नीड्स टू नो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो इसे इंपॉर्टेंट डाले के लिए तो भी चलता तुम की कर बोलेगे तो टीचर नीड्स टू नो द लर्नर एज मच एज द नो द मटेरियल्स ही टीच। देखिए, हम बच्चे को उतना ही जानेंगे जितना हम अपने टीचिंग मटेरियल, मतलब जो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में हम जितना जानते हैं उतना ही हम बच्चे के बारे में भी जान सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक इंसान है रूसो, जो नेचुरलिस्टिक आइडिया के ग्रुप में देता। तो इन्हों क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या काम करती कर बोलेगा तो एजुकेशनल साइकोलॉजी बच्चों के अंदर इंडिविजुअल फ्रीडम पैदा करती, सेल्फ एक्सप्रेशन पैदा करते, एजुकेशन पैदा करती थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू एजुकेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस एंड फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम पैदा करती। कौन कर बोलेगा तो एजुकेशनल साइकोलॉजी कर कौन बोलते हैं? रूसो करने वाले बोलते। रूसो ही वो इंसान है जिसने सीसीई मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के बारे में बोला। तुम्हें यहाँ कंफ्यूजन न कर लो, सीसीई का अलग फॉर्म भी है। फिर सीसीई को हमें क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन भी बोल दो, भी बोलते हैं क्या, इसे इसे ही बोल दो। यहाँ पे जस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म करे सो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इसको रूसो ने बताया अपने व्यूज के अंदर।
उसके बाद में पेस्टोलॉजी, हेनरिच पेस्टोलॉजी क्या बोलते हैं, 3H का सिस्टम दे दो। मतलब बच्चा अगर एजुकेशन हासिल करता है तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, हेड, हैंड, हार्ट, 3H बोलते हैं में से। मतलब बच्चा किस तरह से सीखते हैं, पहले हेड से, फिर हैंड से, फिर हार्ट से, ये सारी चीजें, इमोशंस, फिजिकल एक्टिविटीज एंड मेंटल एक्टिविटीज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बात को मद्देनजर रखते हुए हेनरिच पेथोलॉजी बोलता है। ठीक है। प्रोबेल क्या बोलते हैं, किंडर गार्डन के बारे में बोलते हैं। किंडर गार्डन बोले तो क्या है, बच्चे को सोशल नेचर दे दो, नेचर के अंदर बच्चे को खेलने छोड़ो, या तो बच्चे के अंदर नेचुरल कॉन्सेप्ट या तो नेचुरल एनवायरमेंट प्रोवाइड कर को दो तो बच्चा सीखेगा। किंडर गार्डन स्कूल्स के बारे में प्रोबेल बोलता है। उसके बाद में प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में एक क्वेश्चन हुआ था, देखो टीईटी के अंदर, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बताने वाला इंसान अगर कोई है तो वो जॉन ड्यूई है। जॉन ड्यूई प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में बता दो, इतना पॉइंट दिमाग में याद रख। डेफिनेशंस ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के डेफिनेशंस कौन कौन से हैं, देखो एजुकेशन, पहला बीएफ स्किनर, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। देखो जब साइकोलॉजी के बारे में बीएफ स्किनर डेफिनेशन दे रहे थे अलग था, बिहेवियर के थ्रू दे रहे थे, तो यहाँ पे अलग है, बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस के बारे में पढ़ना ही साइकोलॉजी बोल रहे थे बीएफ स्किनर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, ये कौन बोलते हैं, बीएफ स्किनर। उसके बाद में ई पील करने वाले क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, साइंस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद में क्रो एंड क्रो, educational psychology describes and explains the learning experience of an individual from birth to old age। तो हमेशा क्रो एंड क्रो बर्थ से लेके, पैदाइशी से लेके कब्र तक, ये कॉन्सेप्ट अपने डेफिनेशंस में कॉमनली देती है, इतना याद रखो। क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्कोप क्या है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्कोप है, पहला स्टूडेंट जो सीखता है उसके बारे में जानना जरूरी है। बाद में लर्निंग प्रोसेस, क्या क्या होता है लर्निंग प्रोसेस में। उसके बाद में लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जिसमें सिलेबस भी आ गया। तो लर्निंग सिचुएशन और एनवायरमेंट, टीचर असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स, ये 6 चीजें हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप है। ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसके बारे में पढ़ती, स्टूडेंट या लर्नर्स के बारे में पढ़ती। एजुकेशनल साइकोलॉजी किसके बारे में पढ़ती, लर्निंग प्रोसेस के बारे में पढ़ती। एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्निंग एक्सपीरियंस, करिकुलम, इसके बारे में पढ़ती। एजुकेशनल साइकोलॉजी एनवायरमेंट और लर्निंग सिचुएशन क्या थी उसके बारे में पढ़ती। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर किस तरह से पढ़ाना, क्या पढ़ाना, टीचर कैसा होना, ये सब चीजें बोलते। एजुकेशनल साइकोलॉजी असेसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम कितने आए, कितनी अच्छी तरह से लर्निंग हुई, क्या हुई नहीं हुई कनेगा, ये सब चीजें स्कोप के अंदर चले आओ। तो पहले उसके अंदर पहला देखो क्या ऐसा पढ़ते एजुकेशनल साइकोलॉजी लर्नर के बारे में। लर्नर के बारे में क्या क्या पढ़ते कर बोले, तो फर्स्ट वन लर्नर, एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड द नॉलेज विच वी कैन अंडरस्टैंड अवर लर्नर, हमारे लर्नर कितना अंडरस्टैंड कर लिए कहने का एजुकेशनल साइकोलॉजी हम को बताती है। नेक्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी डेवलपमेंट के कैरेक्टर्स क्या हैं वो बता दे, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, हाँ बच्चे के, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट कैरेक्टर्स, बच्चे के डेवलपमेंटल कैरेक्टर कौन से हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या क्या हैं, इंटेलिजेंट, एडजस्टमेंट एबिलिटीज, पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर को हम समझ सकते हैं, किसी बच्चे के पर्सनालिटी को समझ सकते हैं, किसी बच्चे के इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं, किसी बच्चे के एडजस्टमेंट को समझ सकते हैं, किसी बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को समझ सकते हैं थ्रू दी एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू। समझ में आ रहा है क्या, लर्नर वे ऑफ थिंकिंग, तो लर्नर किस तरह सोचता है, लर्नर का एटीट्यूड क्या है, लर्नर का एप्टीट्यूड क्या है, इंटरेस्ट क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीजें कौन स्टडी करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। समझ में आ रहा है। अब लर्निंग प्रोसेस में हमें क्या स्टडी करते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर टू प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, किस तरह से टीचिंग करना करने का प्लान करना, किस तरह से टीचिंग प्लान्स को हमें इंप्लीमेंट करना करने का, वो टीचिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी बता दो। ठीक है। Next, the teachers can able to use the law, principle and theories of the learning in his teaching learning activities। अपने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के अंदर कौन से लॉस का इस्तेमाल करना, कौन से प्रिंसिपल का इस्तेमाल करना, कौन से थेरीज का इस्तेमाल करना, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी बता दो। एक कॉन्सेप्ट में बता दो, सेफोलोकॉर्डल एंड प्रोक्सिमा डिजिटल,
हेड से लेके पैर तक या सेंटर से लेके आखिर तक, ये जो सीखने का प्रोसेस है, ये डेवलप होने का प्रोसेस जो है बच्चे का, इसको किस तरह से अप्लाई करना, हेरिडिटी के लॉ को हमें मद्देनजर रखना क्या नहीं रखना, थॉर्नडाइक की थ्योरी को हमारे टीचिंग में कैसा इस्तेमाल करेंगे, थॉर्नडाइक की थ्योरी को हमारे स्कूल क्लासरूम में कैसा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को हमारे स्कूल में कैसा इस्तेमाल करेंगे, अटेंशन के कॉन्सेप्ट्स को हम स्कूल में कैसा इस्तेमाल करेंगे, ये सब चीजें एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें समझा दो, ठीक है। उसके बाद में लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब लर्निंग एक्सपीरियंस में क्या आते अगर बोलेगा तो द टीचर प्लान्स वेरियल लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर द लर्नर्स। क्या और क्या प्लान करते थे कौन, अप्रोप्रिएट टेक्निक्स, किस तरह के टेक्निक इस्तेमाल करना, ओएचपी इस्तेमाल करना, क्या ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करना, क्या व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करना, क्या पीपीटी प्रेजेंटेशन इस्तेमाल करना, कौन सा मेथड है हम बच्चों को लर्निंग दे सकता, कौन सा मेथड है जो हमें लर्निंग हमें बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता है, कौन सा डिफरेंट प्लान हमें इस्तेमाल कर सकता है, ये सब चीजें लर्निंग एक्सपीरियंस में आओ। अभी नेक्स्ट आता है लर्निंग सिचुएशन और एनवायरमेंट। लर्निंग सिचुएशन और एनवायरमेंट में क्या होते हैं बोले तो क्लासरूम में किस तरह का एनवायरमेंट हमें क्रिएट करना, बच्चों को कितने बच्चों को ग्रुप कर को कितने बच्चों की एक क्लास होनी चाहिए ये समझना। अभी बहुत ही ज्यादा डल बच्चे हैं तो उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं डाल सकते, थोड़े थोड़े बच्चे डाल सकते हैं, ये सब हम ना को एजुकेशनल साइकोलॉजी सिखाता है। तो हमें क्या पढ़ी सर एजुकेशनल साइकोलॉजी बोले तो बीएड में वही तो काम करें, हमें दूसरा क्या काम करा, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। नेक्स्ट उसके बाद में कौन से मीडिया का इस्तेमाल करना, टेक्निक का इस्तेमाल करना, ये सब चीजें हमें क्या करता है प्रैक्टिस किस तरह से करना उसे करने का, ऑलरेडी सब चीजें लर्निंग सिचुएशन में समझता। अब टीचर होके हमें क्या करना, टीचर होके एजुकेशनल साइकोलॉजी हमको क्या सिखाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के क्या कंपोनेंट्स है, ये टीचर को समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। नेक्स्ट टीचर अपनी टीचिंग को क्लासरूम में किस तरह से इफेक्टिवली कर सकता है वो हमको सीखने को मिलेगा। अब टीचर की पर्सनालिटी किस तरह से है, टीचर की क्वालिटीज किस तरह से हैं, टीचर की एबिलिटीज कैसे हैं, टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। अब एक सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना है, क्या एटीट्यूड होना है, क्या एबिलिटीज होना है, क्या ट्रेट्स होना है, क्या पर्सनालिटी होना है एक टीचर को, ये सब चीजें। अब हमें बीएड में जाने के बाद में हमारे एबिलिटीज को ज्यादा इंप्रूव कर लेते हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को सुधारते हैं कि हम भी एक सक्सेसफुल टीचर बने। नेक्स्ट लास्ट वन असेसमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम्स। हम जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं या हम पढ़ाने का जो मेथड है, हमारे मेथड को भी इवेलुएट कर सकते हैं, बच्चा कितना इस्तेमाल कर लिया, कितना सीख लिया, उसको भी हम क्या कर सकते हैं असेसमेंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें क्यों पढ़ना कर बोलेगा तो टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द बिहेवियर्स ऑफ द चाइल्ड। किसी नेचुरल बिहेवियर्स, किसी बच्चे के नेचुरल बिहेवियर्स को समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। और अब एक चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस इन द एजुकेशन ब्राउट अबाउट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी सीसीई। एजुकेशनल साइकोलॉजी की वजह से ही चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। हाँ, और अब एक चीज, हमारा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी हम क्या बोलते, किस तरह से लेसन प्लान प्रिपेयर करना, किस तरह से लेसन प्लान के एम्स और ऑब्जेक्टिव सेट करना, किस तरह से बच्चों कौन से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ बच्चों को पढ़ाना, ये सब चीजें हम को एजुकेशनल साइकोलॉजी समझाओ, ठीक है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन द चाइल्ड्स हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। देखो चाइल्ड की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को समझने के लिए हम ना को एजुकेशनल साइकोलॉजी की जरूरत है, उसकी इंपॉर्टेंस। लर्निंग के ऊपर कौन से फैक्टर्स इंफ्लुएंस करते हैं लर्निंग के ऊपर, और लर्निंग किस तरह से होती है उसको अंडरस्टैंडिंग कर लेने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी चाहिए। उसके बाद में एड्रेसेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। किसी बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है और वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेस हैं, उसको समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की जरूरत है। नेक्स्ट किसी बच्चे के बारे में किसी बच्चे की इंटेलिजेंस और किसी बच्चे की हेल्थ समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की जरूरत है। लर्निंग एनवायरनमेंट को समझने के लिए, लर्निंग एनवायरनमेंट को सेट करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी जरूरी है। फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, करिकुलम बनाने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी की जरूरत है। अब हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी को मालूम ही नहीं है, हम ना को तो एजुकेशनल साइकोलॉजी मालूम नहीं है, तो करिकुलम कैसा बनाएंगे। 10वीं क्लास का सिलेबस 5th क्लास या 7th क्लास के बच्चे को रखे तो कैसा लगेगा, क्यों ऐसा होगा।
उसका रीजन है, क्या रीजन है? जो माइंडसेट का बच्चा होगा उसी सेट का उसको करिकुलम बनाएंगे। अब फर्स्ट क्लास के बच्चे रहते हैं, एलकेजी यूकेजी, नली कलिया में जिसे बोलते हैं, उनके लिए पिक्चर्स, नीचे दिए गए वर्ड्स, डैश, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा जैसा हायर क्लासेस आते हैं ये सब गायब होते जाते हैं, पिक्चर्स वगैरह कम होते जाते। इसे बोलते हैं हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द करिकुलम टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द टीचर्स टीचिंग मेथड। अगर हमें पढ़ाने के तरीके में कोई गलतियां हैं तो ये कौन समझाता हम लोग को? एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एजुकेशनल साइकोलॉजी हम लोग को ऑडियो विजुअल मटेरियल्स देता। एजुकेशनल साइकोलॉजी हम लोग को ऑडियो विजुअल मटेरियल्स देता है, ये चीजें इस्तेमाल करो स्कूल क्लासरूम के अंदर। नेक्स्ट, बच्चे के डिसिप्लिन को समझने के लिए क्या चाहिए? बच्चे के डिसिप्लिन को समझने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी चाहिए। समझ में आ रहा? हाँ। और हेल्दी लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी चाहिए। ये सब चीजें बहुत जेन्युइन है, इसको ज्यादा डिफिकल्ट कर लेने मत जाओ। तुम्हें टाइम टेबल प्रिपेयर करना, करिकुलम के एक्टिविटीज कराना, ये सब करने के लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की जरूरत है। अब बच्चे के बिहेवियर्स को समझने के लिए, या तो बच्चे के अंदर जो भी इफेक्ट हुई हमारी टीचिंग, उसको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। उसके अंदर कुछ मेथड्स यहाँ पे दिया गया है। पहला, इंट्रोस्पेक्शन मेथड विच गिवन बाय द ईबी टीचर। इंट्रोस्पेक्शन मेथड कौन दे दे? ईबी टीचर। ऑब्जर्वेशन मेथड जेबी वाटसन। एक्सपेरिमेंटल मेथड विलहेल्म ओंट। केस स्टडी और क्लिनिकल मेथड बाय डीएफडी बुक्स। साइको एनालिसिस मेथड बाय सिगमंड फ्राइड। सर्वे मेथड, जेनेटिक मेथड और डेवलपमेंट मेथड बाय पियाजेट। तो इतने सारे मेथड्स हैं, तुम बच्चे के बिहेवियर को समझ सकते हैं, बच्चे के लर्निंग को समझ सकते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। ये अलग अलग सारे मेथड्स हैं जिसको अगले वीडियो में हम पढ़ना है। अभी देखो, गोल्स ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी के गोल्स क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के 3 गोल्स हैं। एक है मेजरमेंट, कंट्रोल एंड प्रेडिक्शन। इसका मतलब क्या है? अगर किसी बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो उस बच्चे का मेजरमेंट करना है, उस बच्चा किस लेवल का है, किस लेवल से पढ़ाना, क्या करना। अगर तुम्हें बच्चे को मेजरमेंट कर लिए, बच्चे के बारे में पूरा समझ लिए, तो बच्चा तुम्हारे हाथ से कंट्रोल होगा, जरूर होगा। उसके बाद में तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो उसके अंदर किस तरह की लर्निंग हो सकती है। वही तो चीज यहां दिया। अब देखो, पहले मेजरमेंट ले लो। क्या करना है? टीचर मस्ट शुड नो अबाउट द चिल्ड्रन स्टूडेंट बिफोर टीचिंग, बिकॉज एवरी चाइल्ड हैज द डिफरेंट साइकोलॉजी। देखो कितनी बेस्ट बात बोल। टीचर अपनी टीचिंग करने से पहले बच्चे को जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर बच्चा अलग अलग साइकोलॉजी का रहता है, अलग अलग माइंड का रहता है। तो उस बच्चों को समझ के पढ़ाना हमारे लिए जरूरी है। अगर वो करके हमें पढ़ाएंगे तो हमारे क्लासेस में कोई भी बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, इफ यू वांट्स टू टीच in the better, it is better known as the environment and heredity of the student। अगर तुम्हें अच्छी टीचिंग करना चाहते हो तो बच्चे के हेरिडिटी और एनवायरमेंट को समझना जरूरी है। इतना तुम्हें कर लिए, बच्चा तुम्हारे कंट्रोल में आएगा, जरूर आएगा। देखो, सेकंड ऑप्शन इज कंट्रोल है, गोल। व्हेन यू नो अबाउट द स्टूडेंट्स इट कैन इजी टू कंट्रोल स्टूडेंट। अगर तुम्हें बच्चे को जानते हो सही से तो तुम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते बोलेगे तो एडीएचडी वाले बच्चे को, ज्यादा जो मेंटली डिस्पैच वाला, डिस्टर्ब वाला बच्चा रहता है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। नॉर्मल बच्चे तो कंट्रोल हो जाते हैं। हम एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जो ध्यान नहीं देते बच्चे, वो बच्चे हम ना को कभी भी तकलीफ दे सकता। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद में ऑटोमेटिकली हम ना क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं। नहीं बोल को ना को समझ। जैसा ही हमें बच्चे को जाने और उनको कंट्रोल किए तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये बच्चे का रिजल्ट इतना आ सकता है, ये बच्चे के अंदर ये चेंजेस हो सकते हैं, ये बच्चा इतना अंडरस्टैंडिंग कर लिया है, ये बच्चे को समझ में आया है और ये बच्चे को नहीं समझ में आया। अगर हम उस बच्चे के बारे में जानते हैं, कंट्रोल करते हैं, तो ये सारी चीजें होंगी। यही चीज यहाँ प्रिडिक्शन में लिखे सर। तो समझ में आ रहा। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? ये बच्चा पुअर होगा तो अगले उसे रेमेडियल क्लासेस करेंगे, उसको हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसे, कितना अंडरस्टैंड हुआ, कितना नहीं हुआ, कहां पे फोकस कर रहे हैं, हमारी गलती कहां है टीचर की, ये सब चीजें प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो उम्मीद है यहां तक आपको इजीली समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कशन करने के बाद में तो ये वीडियो एंड होगा।
पहला क्वेश्चन है, डैश नॉन एज द फाउंडर ऑफ द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड फादर ऑफ द रिसर्च इन एजुकेशन। एजुकेशन में रिसर्च करना और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का फादर कौन या फाउंडर कौन है अगर बोलेगा तो जॉन डुई, इट इज अ करेक्ट आंसर। अभी ऊपर जैसा हमें पढ़े प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। हु स्टेटेड दैट, ये डेफिनेशन कौन दी है? हु स्टेटेड दैट टीचिंग एंड लर्निंग, ये कौन देते? बी एफ स्किनर। तो बी एफ स्किनर क्या है? ये डेफिनेशन दे दो। थर्ड वन देखो, दो स्टेटमेंट दिए, उसमें कौन सा सही है ऐसा पूछ रहे हैं। द मेन एम्स ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी इज टू प्रिपेयर प्लान द अचीव द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन। दूसरा, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज यूजफुल फॉर लर्निंग एनवायरमेंट। दोनों भी सही है, तो यहां पे क्या होता है? बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ यहां आया देखो, ये तुम लोग ऐसा कंपैरिजन में भी पूछ सकता। साइको एनालिसिस थ्योरी कौन देते हैं? सिगमंड फ्राइड, फोर्थ वन हियर। ऑब्जर्वेशन मेथड जेबी वाटसन, यहां पे जेबी वाटसन कौन से ऑप्शन में? थर्ड में, सॉरी थर्ड में, ठीक है। उसके बाद में सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड को हमें क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। विल एलमोंट एक्सपेरिमेंटल मेथड देते 1। 4-3-2-1, अब 4-3-2-1 कहां पे है देखो, ये ऑप्शन इज अ करेक्ट, नंबर 1 ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, fifth one, educational psychology is the branch of psychology that deals with the teaching and learning। फिर अगेन पांचवा क्वेश्चन रिपीट हुआ है बी एफ स्किनर का। ये जो सिक्स्थ वन, एजुकेशन इम्प्लीफिकेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर ए टीचर इज। किसी टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी का इम्प्लीफिकेशन क्या होगा? तो पहला ऑप्शन ये है ना, यही तो मेन इंपॉर्टेंट है। बच्चे को समझने के लिए ही एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, अंडरस्टैंडिंग द चिल्ड्रन और स्टूडेंट। क्लियर है पॉइंट है? हाँ, नेक्स्ट देखो, सेवंथ वन का क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में ये सही नहीं है। क्या नहीं सही है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग एंड थ्योरीज साइकोलॉजी इन द एजुकेशन फील्ड। ये पहले क्लियर करें तो हमें साइकोलॉजी में जो भी थ्योरीज हैं, रूल्स एंड लॉज हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं एजुकेशन में। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है, रॉन्ग नहीं है, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी विच डील्स विद द टीचिंग ओनली, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल सिचुएशन। ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ टीचिंग ओनली नहीं करता है एजुकेशनल, उसके अंदर लर्निंग भी आता है। समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, थियरी ऑफ एजुकेशन एज ए ब्रांच ऑफ द अप्लाइड साइकोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय। थियरी ऑफ एजुकेशन को किसने डेवलप किया? हर्बर्ट ने डेवलप किया, इतना याद रखो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।